हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए साथियों, जिसमें हम लोग 20 का जो डोज देखते हैं 20 का जो डोज देखते हैं साथियों। आज इसका जो सेट होगा साथियों, भाग होगा ये 51 होगा। कितना होगा? 51। तो इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग साथियों देखते हैं, जो प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और 2022 में महत्वपूर्ण होते हैं और आने की संभावनाएं बनती हैं। तो वीडियो आपके बीच 1 या 2 दिन हम नहीं डाल पाए साथियों, किसी कारण बस कहीं पे चले गए थे साथियों, तो असुविधा थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो चलता हूँ, वीडियो अब आपको मिलेगी तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो आज का प्रश्न है, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? इनमें से कह रहा है कि कौन सा एक हिंदू धर्म का मंदिर है न, क्या है, मंदिर है जो भारत में नहीं है। कहाँ नहीं है? भारत में। तो कौन सा देखिए इसमें नहीं, अंकोर वाट है, सोमनाथ है, लिंगराज है या मीनाक्षी। तो कौन सा मंदिर है जो इसमें भारत का नहीं है मंदिर साथियों? ना 3 भारत का है और एक जो है भारत का नहीं है। तो कौन सा मंदिर हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे अंकोर वाट क्या हो जाएगा? अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे है साथियों? कंबोडिया में स्थित है। या दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, या देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, ये कहाँ पे है? कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया में। दुनिया के या विश्व का सबसे बड़ा मंदिर से कह सकते हैं। इसका जो निर्माण हुई थी 12वीं शताब्दी में थी, 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था साथियों। तो जो राजा सूर्यभान द्वितीय थे उन्हीं के द्वारा या उन्हीं के शासनकाल में इसका निर्माण या पूरा कराया गया था। राजा सूर्यभान, राजा सूर्यभान आप याद रखेंगे, इन्हीं के वंश में न। तो इसका जो निर्माण होगा अगर देखा जाए तो यद्यप 802 ईस्वी में खमेर राजाओं के शासनकाल में ही आरंभ हो गया था। तो निर्माण का कार्य जो स्टार्टिंग बनाने का जो काम हुआ था, तो 802 ईस्वी में इसका काम शुरू हुआ था। 802 ईस्वी में खमेर जो राजवंश थे उन्हीं के द्वारा। अगला है, गांधार राज्य की नींव किसने डाली? जो गांधार राज्य है इसकी नींव किसने डाली थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो गांधार राज्य की नींव इसमें से कौन डाला था साथियों? तो बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी। गांधार राज्य की न, तो गांधार नहीं है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो मगध है। कौन सी राज्य है साथियों? तो ये मगध है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है। मगध राज्य, हमसे गलती हुई इसलिए सॉरी, मगध राज्य है। मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? तो किसने डाली थी साथियों? तो चारों ऑप्शन में जो बिंबिसार था इसी के द्वारा मगध राज्य की नींव डाली गई थी ना। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष होता है साथियों, तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी होता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। क्या था? 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी आप रखते हैं। इस साम्राज्य की जो महत्ता था, वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार न। तो बिंबिसार के द्वारा इसका निर्माण किया गया था साथियों। लगभग 544 से लेके 492, 544 से लेके आप कितना याद रखेंगे? 492, 400 से 92 तक। अगला है आपका, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है कहाँ पे स्थित है? प्रयाग में, उदयपुर में, नागपुर में या पटियाला में? तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है साथियों? तो कहाँ पे है? तो ये जो आपका पड़ेगा 4 ऑप्शन में, प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी पहले जाना जाता था, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है ना। तो यह जो सीमाएं हैं साथियों, उठकर देश के सांस्कृतिक भाईचारों का उजागर करने वाले हैं। इस योजना के तहत 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाते हैं। जो उत्तर क्षेत्र पटियाला होता है, पूर्व क्षेत्र शांति निकेतन होता है, दक्षिण क्षेत्र तंजावुर होता है, पश्चिम क्षेत्र उदयपुर होता है तथा मध्य क्षेत्र इलाहाबाद, जैसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दीमापुर आता है। आपका क्या आता है? दीमापुर। और दक्षिण मध्य क्षेत्र में नागपुर आता है। तो ये प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है, जो 7 केंद्र हैं। इलाहाबाद सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है पूछ रहा है। जो इलाहाबाद स्थित में सांस्कृतिक केंद्र है इसका पूरा नाम पूछ रहा है क्या है? उत्तर भारत सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद कला सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र या प्रयाग कला केंद्र। तो इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है साथियों? बताइए एक बार जरा कमेंट आप लोग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, या क्या हो जाएगा? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र होगा।
इसका पूरा नाम इलाहाबाद वाले का। भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? तो भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? 7, 8, 12, 5। कितने हैं भारत में क्षेत्रीय सांस्कृतिक? तो इसमें से अगर देखा जाए तो 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं टोटल। अगला है, गोलाकुंड में कौन सी शैली फैली है? जो गोलाकुंड है यहाँ पे कौन सी शैली फैली है? पाल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली या राजस्थानी शैली? गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली साथ में? तो गोलकुंडा में जो शैली फैली है उसको हम दक्षिणी शैली या दक्षिणी शैली के नाम से जानते हैं ना। इसका जो मुख्य केंद्र था बीजापुर था। क्या था साथियों? तो बीजापुर, इसका जो मुख्य केंद्र था वो बीजापुर था। ठीक, लेकिन इसका विस्तार गोलकुंडा में ही होता है, अहमदनगर में ना। गोलकुंडा और अहमदनगर में ही था इसका जो विस्तार होता है ना। यहाँ पे देखा जाए तो रागमाला के भी चित्र यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। तो गोलकुंडा में इसका विस्तार हुआ था, गोलकुंडा में। अगला है, बीजापुर किस कला शैली का उप शैली है? जो बीजापुर है किस कला शैली का उप शैली माना जाता है? पहाड़ी शैली का, राजस्थानी शैली का, मुगल शैली का या दक्षिणी शैली का? तो बीजापुर जो है किस शैली का उप शैली माना जाता है या है? तो राइट आंसर यहाँ पे चार हम देखिए, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, दक्षिणी शैली में कौन सी शैली बनेगी यहाँ पे? तो यहाँ पे जो शैली आपकी बनेगी वो दक्षिणी। तो बीजापुर दक्षिणी शैली का केंद्र था, दक्षिणी शैली का। अगला है, दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है साथियों? तो दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र पूछ रहा है कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? नर्तक हो जाएगा, राग मेघ हो जाएगा, वाज हो जाएगा, मारू या रागनी हो जाएगा है? तो राइट आंसर दक्षिण शैली का प्रसिद्ध चित्र क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा? तो जो नर्तक का जो चित्र था साथियों, ये दक्षिण शैली का प्रसिद्ध चित्र में देखा जाता है। इस चित्रण का जो संभवतः नजीर जंग न 1784 से 50 ईस्वी के शासक काल में हुआ था। जो नर्तकी का चित्र है तो जहाँ के जो राजा थे संभवतः नसीर जंग नाम था। तो 1748 से 50 ईस्वी का शासनकाल में हुआ था इस चित्र का निर्माण ना। 1748 से आप क्या रखेंगे? 50, 48 है, 1748 से 50 याद रखेंगे आप नहीं। नसीर जंग शासक कौन थे? नसीर जंग थे, नसीर जंग। उन्हीं से नर्तकी का चित्र बना था। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का जो संग्रह कहाँ पे है पूछ रहा है। अहमदनगर में, पुणे में, कोल्हापुर में या औरंगाबाद? दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? तो चारों में से देखिए कहाँ पड़ जाएगा दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का जो संग्रह है। तो ये कहाँ पड़ेगा आपका साथियों? तो पुणे में। कहाँ पड़ेगा? पुणे में। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, पुणे में ना। दक्कन में जो मध्यकालीन चित्र संग्रह था ये पुणे में था साथियों ना। अहमदनगर का शासक मुर्तजा, अहमदनगर का जो शासक मुर्तजा था उसी के राज्यकाल में 1565 से लेकर 69 ईस्वी में अपने पिता की प्रशंसा में तारीफ हुसैन शाही का काव्य ग्रंथ भी वो छपवाया था, चित्रित करवाया था साथियों। तो मुर्तजा करके यहाँ पे जो राजा हुआ था मुर्तजा ना। 1565 याद रखेंगे, 1565 लेके 69 तक, 1569 में ना अपने पिता की प्रशंसा के लिए इसने तारीफ हुसैन शाही को बनवाया था। यहाँ पर कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? जो कृष्ण खन्ना है ना, इनके चित्रों में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? अवरंत शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली या दक्षिणी शैली? तो कृष्ण खन्ना के चित्रकला में कौन सी शैली दिखाई देती है? तो यहाँ पे अगर जो दिखाई देगी साथियों तो दक्षिणी शैली दिखाई देती है ना। दक्षिणी शैली का प्रभाव इनके चित्रों में देखा जाता है। ये जैसे इनके जो चित्र थे, जैसे साथी कृष्ण खन्ना के बैंड वाला क्या था? बैंड वाला था, फोटोग्राफी की तैयारी थी, गेम श्रृंखला है, बालकनी आदि, ये कृष्ण खन्ना के प्रमुख चित्र माने जाते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? बैंड वाला ना, बैंड वाला हो गया ना। फोटोग्राफी करके याद रखेंगे आप, फोटोग्राफी हो गया। गेम श्रृंखला एक है इनका, गेम श्रृंखला है ना। उसके बाद बालकनी आदि, ये कृष्ण खन्ना के प्रमुख चित्र हैं। वास्तु चित्र शैली से संबंधित है, वास्तु चित्र शैली से संबंधित श्याम शर्मा, प्रणाम सिंह, जय झरोटिया या राजेंद्र प्रसाद? तो इन चारों ऑप्शन में देखिए तो कौन सा एक कलाकार है जो वास्तु शैली से उसका संबंध बनता है, संबंध है।
तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, कौन हो जाएंगे, वास्तु चित्र शैली से संबंध है। तो यहाँ पे जो कलाकार हैं वो राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं, जिनका संबंध वास्तु चित्र शैली से अच्छी तरीके से आप सब। ये अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ जो आर्य थे ना, उन्हीं के ये शिष्य थे। बद्रीनाथ जो आर्य थे ना, उन्हीं के ये शिष्य थे राजेंद्र प्रसाद, शिष्य हैं इनके। कौन है, शिष्य। अगला है, एक अच्छे वास्तु चित्रकार थे, एक अच्छे वास्तु चित्रकार थे। साथियों तबीयत भी कम ज़्यादा सही नहीं है, इसीलिए वीडियो आप बनाने में थोड़ा दिक्कतें हमको महसूस हो रही हैं 1-2 दिन से। क्या भी देखिए, वास्तु चित्र शैली जो संबंधित है किससे है, तो सुखबीर सिंह सिंघल से, मोहम्मद हनीफ से, यश जी श्रीखंडे से, मदन लाल नागर से। तो वास्तु चित्र का शैली किससे संबंधित है ना। तो ये आपने प्रश्न देख लिया राजेंद्र प्रसाद से। लेकिन अब जो आपके सामने अगला प्रश्न है स्क्रीन पे, यह एक अच्छे वास्तु चित्रकार को पूछ रहा है कि एक अच्छे वास्तु चित्रकार कौन है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए, तो सुखबीर सिंह सिंघल, कौन, सुखबीर सिंह जो सिंघल है साथियों, तो एक अच्छे वास्तु चित्रकार हैं। सुखबीर सिंघल जो है, हरियर लाल मेढ़, ईश्वरी प्रसाद, श्री राम वैश्य, नित्यानंद महापात्रा, यानी यशवेंद्र, यानी कि मिश्रा, विश्वनाथ मुखर्जी, ये सभी जो थे साथियों एक अच्छे लेवल के क्या थे, वास्तु चित्रकार की श्रेणी में इनकी गिनती होती है। ये लखनऊ से ही संबंधित सभी चित्रकार थे। कहाँ से, लखनऊ से ना, लखनऊ से संबंधित सभी चित्रकार थे। तो इनका जो संबंध था ना, जैसे ईश्वरी प्रसाद हो गए, श्री राम वैश्य हो गए, सुखबीर सिंह सिंघल हो गए, हरियर लाल मेढ़ हो गए, नित्यानंद महापात्रा यानी यशवेंद्र, ये सब लखनऊ के वास्तु चित्र शैली से संबंधित थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, प्राचीन नालंदा जो विश्वविद्यालय है किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है साथियों। ये प्राचीन नालंदा जो विश्वविद्यालय है आपका, ये बिहार राज्य में है। कहाँ पे है, बिहार में ना। बिहार राज्य के जो पटना से अगर देखा जाए तो ये 64 किलोमीटर दूर होता है। कहाँ है, पटना से साथियों कितना किलोमीटर दूर है, तो 64 किलोमीटर। दक्षिण में बड़गांव नामक स्थान पर स्थित है। दक्षिण में एक बड़गांव है न, बड़गांव नामक स्थान है, वहीं पर ये विद्यालय स्थित है आपका नालंदा। 5वीं सदी के मध्य गुप्त शासकों ने नालंदा स्थित विश्वविद्यालय का अस्तित्व में आया था। तो ये कब पता चला था, 5वीं सदी में जो गुप्त वंश के शासक थे उन्हीं को नालंदा को पता चला था। सप्तम कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था ना। सबसे पहले जो कुमार गुप्त जो था साथियों, इसी ने नालंदा को बौद्ध विहार को दान स्वरूप में दे दिया था न। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये बख्तियार खिलजी द्वारा न, ये जो एक तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी थे इसी के द्वारा नालंदा को नष्ट कर दिया गया था, तोड़ फोड़ दिया गया था। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है, तो शांति निकेतन साथियों किस राज्य में स्थित है आपका, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य में, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो शांति निकेतन किस राज्य में है, तो शांति निकेतन आपका जो ये पड़ेगा साथियों, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में। कहाँ पड़ेगा, बीरभूम, याद रखेंगे आप, पश्चिम बंगाल के बीरभूम या बीरभूम में, ठीक न। या उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन बोर्ड में इस प्रश्न को काफ़ी ज़्यादा पूछा गया साथियों न। तो ये कभी कभी इस तरह से बनता है न, पश्चिम बंगाल करके पूछता है, तो कभी स्थान जैसे बीरभूम पूछ लेता है, जनपद इसका पूछ लेता है, ठीक। तो पश्चिम बंगाल राज्य में ही स्थित है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्मभूमि थी। किसकी कर्मभूमि थी, तो रविन्द्रनाथ, बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्मभूमि थी साथियों न। तो अगर देखा जाए बीरभूम जिले के एक छोटे से कस्बे बेलापुर के निकट ही स्थित था। वर्ष 1991 में शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय का केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बन गया था। कब, 1991 में। 1991 में शांति निकेतन जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय का केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था साथियों। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी कृतियों को प्रभावशीलता में हासिल किया था। अतुल डोडिया थे, जोगेंद्र चौधरी थे, तैयब मेहता थे, या अकबर पद्मसी थे। तो शांति निकेतन के ही कलाकार हैं
न जो अपनी लेखनी और स्याही से अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ की हैं, प्रवासशीलता को उभारे हैं। तो इसमें से देखिए कौन राइट आंसर बनेगा साथियों। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो आपका जोगेंद्र चौधरी थे। कौन थे? जोगेंद्र चौधरी। इनका जो प्रिय माध्यम था स्याही और पेस्टल था। न शांत निकेतन पहुंचकर उन्होंने टेम्परा और तैल रंगों में भी काम किए थे खूब साथियों ये। अगला है जोधाबाई किसकी पत्नी थी। जोधाबाई जो है किसकी पत्नी थी। तो जोधाबाई किसकी पत्नी थी? अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की या औरंगजेब। जो आपका अगला क्वेश्चन है यह है जोधाबाई। तो जोधाबाई किसकी पत्नी थी? तो जोधाबाई यहाँ पे जो है अकबर की पत्नी थी न। जो आमेर के राजा बिहारी मल की ये क्या थी? पुत्री थी। सबसे ज्येष्ठ पुत्री, सबसे बड़ी लड़की थी ये न, बिहारी मल की। बिहारी मल की ज्येष्ठ पुत्री थी न, और ये यहाँ पे जोधाबाई की पत्नी बनी। इनका जो विवाह हुआ था 6 फरवरी 1562। इनका जो विवाह हुआ था 6 फरवरी, आप देखेंगे 6 फरवरी 1562 को। 1562 को अकबर के साथ इनका विवाह हो गया था साथियों। ये एक राजपूतीय कन्या थी न। इन्हीं से जो इनका जन्म हुआ था किसका? जहांगीर का, जिसे बचपन में लोग सलीम के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं के गर्भ से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? जो दिलवाड़ा मंदिर है किससे बना है? ग्रीन ग्रेनाइट से, मकराना मार्बल से, रेड सैंडस्टोन से, ब्लैक सैंडस्टोन से। दिलवाड़ा मंदिर न, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? तो किससे बना साथियों? तो यहाँ चारों ऑप्शन में जो आपका मकराना मार्बल दिख रहा है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू के सिरोही में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिरोही। तो आप सिरोही कहाँ पूछेंगे तो सिरोही जो है आपके राजस्थान में है। सिरोही कहाँ है साथियों? तो राजस्थान में। ये माउंट आबू के सिरोही में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिरोही में। माउंट आबू के सिरोही में दिलवाड़ा मंदिर न, या बिमल शाही मंदिर न। अगर देखा जाए तो सबसे प्रसिद्ध यहाँ का जो बिमल शाही मंदिर है वो सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पे। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने 1022 से 1064 ईस्वी में बिमल शाह मंदिर का निर्माण कराया था न। मकराना मार्बल में यह बना है 1022 से 1024। अगला है राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। जो राजस्थान का माउंट आबू है ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और जाना जाता है आबू मंदिर के रूप में, टनकपुर मंदिर के रूप में, दिलवाड़ा मंदिर के रूप में या संगमरमर मंदिर के रूप में। तो किस मंदिर के रूप में इसे जाना जाता है माउंट आबू को? तो कौन से मंदिर के रूप में? दिलवाड़ा मंदिर के रूप में इसे जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय। क्या कर रहा है? कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? सोमेश्वर में, चितई में है, बागनाथ में है या जोगेश्वर में? तो कुमाऊं का जो प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर है कहाँ पे स्थित है साथियों? तो ये जो मंदिर आपका स्थित है ये जागेश्वर में स्थित है। कहाँ पे? जागेश्वर में। कुमाऊं का जो प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर है ये जागेश्वर में स्थित है न। नागेश दास कवाने के अनुसार भारतवर्ष के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग इसे माना जाता है, महामृत्युंजय मंदिर को ही। अगला है आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है लोक संस्कृत संग्रहालय गीता धाम, क्या करा है? गीता धाम की स्थापना किसने की थी? यशोधर मठपाल, मौलाराम, राम कुमार या कृष्ण खन्ना? तो लोक संस्कृत संग्रहालय है जिसका नाम है गीता धाम। तो इसकी स्थापना चारों में से किसने किया है? तो किसने किया है साथियों? तो यशोधर मठपाल ने। किसके द्वारा किया गया है? यशोधर मठपाल के द्वारा। यह लोक संस्कृत संग्रहालय है। यह संग्रहालय जो है जिसकी स्थापना डॉक्टर यशोधर मठपाल ने कब किया था? तो 1983 में देखा जाए तो इसकी स्थापना यशोधर मठपाल ने किया था। तो ये रहे साथी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आपका। उम्मीद है कि सारे प्रश्न वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आएंगे। जब तक नए वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।